हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने बुक के कुछ न्यूमेरिकल लगवा दिए थे एनालिसिस और प्री स्ट्रेस के एनालिसिस वाले P/A P/Z वाले। इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल लगवाए थे, कुछ न्यूमेरिकल आपको भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। आई सेक्शन, नॉन सिमेट्रिक आई सेक्शन, बाकी को न्यूमेरिकल आप एक बार ट्राई कर लें। चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 5 है, लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस। लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस में बाकी तो न्यूमेरिकल एकदम ईजी ही थे। कुछ न्यूमेरिकल हैं जो थोड़ा सा अलग हैं, जिसको मैं चाहूँगा आप लोग खुद से सॉल्व करें। कुछ मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। जैसे कि पेज नंबर 118 पे हैं। ये 18 पे न्यूमेरिकल 360 mm डीप, 200 mm वाइड। ये न्यूमेरिकल जो है, इसमें क्या है, इसमें वाई कैलकुलेट करना। जैसे मैंने आई सेक्शन वाला कैलकुलेशन पूरा करके दिया था आपको, वाई कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है, बाकी चीज़ें इसमें सॉल्व करनी है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ वो है 5.3। 5.3 इसलिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल सिंपल सा ही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि द पोस्ट टेंशन बीम 100 mm वाइड, 300 mm डीप। ठीक है, द प्रीस्ट्रेस बीम, प्रीस्ट्रेस बाई 3 केबल्स से ये प्रीस्ट्रेस्ड है, ईच विद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 50 mm स्क्वायर। ठीक है, पोस्ट टेंशन कंक्रीट बीम है और 50 mm क्रॉस सेक्शन एरिया सबका है, और इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ऑल द 3 केबल्स आर स्ट्रेट एंड लोकेटेड एट 100 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम। ठीक है, सॉफिट से 100 mm पे लोकेटेड हैं, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 300 है। 300 का हाफ जो होगा 150 होगा, और ये सॉफिट यानी कि बेस से 100 पे लोकेटेड है। रिइंफोर्समेंट यानी कि ये जो ई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50। ठीक है, ई की वैल्यू 50 हो गई। ऑन द सॉफिट ऑफ द बीम द मॉडुलर रेशियो इज 6। मॉडुलर रेशियो इसमें अल्फा से दिखाते हैं, यानी कि हमारा एम जो हम यूज़ करते हैं MFC, इसमें अल्फा FC करते हैं। ठीक, मॉडुलर रेशियो इज 6। कैलकुलेट द लॉस ऑफ स्ट्रेस इन 3 केबल ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट फॉर ओनली द फॉलोइंग केसेस। किस किस केस में है? नंबर वन केस क्या है? ए, साइमल्टेनियस टेंशनिंग एंड एंकरिंग ऑफ द 3 केबल्स एंड सक्सेसिव टेंशनिंग ऑफ द 3 केबल्स एट ए टाइम। ठीक है, अब आपको मैंने इससे पहले जो पढ़ा दिया था कि जब भी कभी पोस्ट टेंशन में साइमल्टेनियस टेंशनिंग होती है, साइमल्टेनियस टेंशनिंग यानी कि 3 वायर जो हैं, इन तीनों को एक साथ अगर खींचा जाएगा तो कोई भी लॉस प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, पर अगर सक्सेसिव 1 by 1 टेंशनिंग होगी, 1 at a टाइम, सक्सेसिव टेंशनिंग यानी कि 1 at a टाइम, 1 by 1 होगी, तो पहला जब स्ट्रेच करेंगे तो कोई उस पर लॉस नहीं आएगा, पर जब दूसरा स्ट्रेच करेंगे तो पहले में लॉस आएगा, जब तीसरा स्ट्रेच करेंगे तो पहले और दूसरे दोनों में लॉस आएगा। ये कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल में कन्फ्यूज़न या फिर आपको जो समझना है, हो सकता है कि गेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। इस तरह क्वेश्चन अभी तक गेट में आया नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि 50 mm स्क्वायर इसका एरिया है, 1200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर उसका जो है प्रीस्ट्रेसिंग दी गई है। अब इसको ये स्ट्रेस दिया हुआ था न्यूटन पर एम स्क्वायर में, और mm² से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 60 × 10³ न्यूटन। अब इसको किलो न्यूटन कन्वर्ट किया तो 1000 डिवाइड करेंगे तो किलो न्यूटन बन गया। ये सिंपली जो प्री स्ट्रेस था ना, ये किलो न्यूटन पर mm² था, उसको सीधा किलो न्यूटन कन्वर्ट कर दिया। प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि P में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ टेंडन से मल्टीप्लाई करके P बन गया ये। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁴ कैसे? 100 × 300, तो ये 10⁴ बन गया। अब E की वैल्यू मैंने बता ही दिया था आपको, E की वैल्यू 50 होगी, और Y की वैल्यू भी 50 लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी लॉसेस निकालते हैं लेवल ऑफ स्टील पे निकालते हैं। जो भी टेंडन प्रोवाइड किया जाएगा तो लॉसेज जो निकलेंगे वो लेवल ऑफ स्टील पे ही निकलते हैं। इसलिए आप जो आप कैलकुलेट करते थे एक्सट्रीम फाइबर पे, वो एक्सट्रीम फाइबर ना करके लेवल ऑफ स्टील पे करते हैं। इसलिए वाई की वैल्यू भी 50 हो गई, इसलिए PE² कर देते हैं, PE² I कर देते हैं। आई क्या होगी? BD³/12 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू यही आएगी।
क्यूब से ये वैल्यू निकाल लेंगे, बी डी क्यूब से ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब पहले आपको फॉर्मूला क्या पता है स्ट्रेस निकालने का, इलास्टिक एम एफ सी, यानी यहाँ पे अल्फ़ा वैल्यू यूज़ करते हैं, अल्फ़ा एफ सी। पर एफ सी एम एफ सी करने से पहले एफ सी निकालेंगे तो सही। एफ सी के लिए क्या कर दिया, पी अपॉन ए और पी ई स्क्वायर अपॉन आई प्लस माइनस के साथ में। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि मैक्सिमम वाली वैल्यू लेकर चलनी है, माइनस नहीं ले रहे हैं। तो पी अपॉन ए और पी स्क्वायर अपॉन आई कर दिया। इसको सॉल्व करके आ गया 2.7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये एफ सी की वैल्यू आ गई, स्ट्रेस इन द कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, ये एफ सी की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, पहला केस क्या है, पहला केस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अंडर साइमल्टेनियस टेंशनिंग ऑफ द एंकर ऑल द 3 केबल्स देयर विल बी नो लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। एक साथ खींचोगे तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी वजह से लॉस नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन द केबल इज सक्सेसिवली टेंशनड, अगर इसको टेंशन किया गया 1 by 1, ठीक है, सबसे पहले केबल 1 इज टेंशन एंड एंकर नो लॉस, पहला वाला केबल खींचोगे तो कोई लॉस नहीं होगा। केबल 2, अब 3 केबल 2 जब खींचोगे, मैंने बताया केबल 2 खींचोगे टेंशन, तो केबल 2 में कोई लॉस नहीं होगा, केबल 2 में लॉस नहीं होगा, केबल 1 में लॉस होगा। लॉस ऑफ स्ट्रेस इन केबल 1 गिवन बाई केबल 1 में अल्फा एफ सी मतलब एम एफ सी, अल्फा एफ सी यह आ गया 16.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब पहले वाले की वजह, दूसरे वाले की वजह से पहले में लॉस आया। अब जब केबल 3 खींचोगे, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन बोथ केबल 1 and 2, जब तीसरी वाली खींचा जाएगा तो पहले और दूसरी दोनों में लॉस आएगा। तो पहली वाली में कितना लॉस आएगा, वही केबल 1 में लॉस एम एफ सी, केबल 2 में लॉस एम एफ सी। ठीक है, when the cable 3 is tension, when the cable 3 is tension, केबल 2 के लिए सिर्फ 1 में आया था लॉस। ठीक है, अब क्या होगा, सबका टोटल निकाल लेंगे, टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जब एक बार केबल 1 में लॉस कब आएगा, जब केबल 2 खींची जाएगी, और एक बार केबल में लॉस कब आएगा, जब केबल 3 खींची जाएगी। तो केबल 2 और केबल 3 का दोनों टोटल कितना हो गया, 32, ये आ गया 32 न्यूटन पर एम। इसका 32 नहीं 32.4 एक्चुअली आना चाहिए, बस राउंड ऑफ करके लिख दिया। इस बुक की सबसे बुरी बात यही है कि सोल्यूशन से पहले फॉर्मूले नहीं लिखे मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे P अपॉन ए किया गया है और पी ई स्क्वायर अपॉन आई किया गया है, ये आपको नहीं लिखा मिलेगा डायरेक्ट कहीं पे भी, और कहीं कहीं भी जहाँ भी मन करेगा राइटर का वहाँ पे अपने आप ये राउंड ऑफ कर देंगे। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। केबल 2 में कितना होगा, केबल 2 में सिर्फ एक बार लॉस हुआ 16.2 होगा, केबल 3 में कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि केबल 4 होती तो केबल 3 में लॉस आता। इस तरह से ही इसमें जितनी भी केबल होगी, हर केबल पे एक के बाद एक का लॉस आता रहेगा। एक खींचोगे उसके पीछे वाले में लॉस होगा, एक खींचोगे उसके पीछे वाले में लॉस होगा। अब तीनों का एवरेज कर दिए, 3 केबल्स का तीनों का एवरेज है 32.4 और 16.2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आएगा 16.2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें जो है कुछ एक कंडीशन दी जा रही है, इसको आप वैसे तो ना ही इस पचेड़े में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, इसका कोई काम है नहीं। ये न्यूमेरिकल से एक्स्ट्रा कुछ समझाने की कोशिश की गई है कि अगर जो है इट कैन बी शोन दैट नंबर ऑफ वायर हों, तब क्या हो सकता है कि जो लॉसेज हों वो हाफ तक 50% तक लॉसेज हो सकते हैं, वो दिया जा रहा है करस्पॉन्डिंग टू द लॉस ऑफ प्री टेंशनिंग के करस्पॉन्डिंग में लॉस जो है 50% तक भी हो सकता है, हाफ अल्फा एफ सी। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ केबल्स हैं यानी कि 3 नंबर केबल हैं, 50% लॉस हो सकता है। तो एम एफ सी क्या किया गया, 3 इंटू एफ सी किया गया, 3 केबल्स थी, 3 इंटू एफ सी किया गया, तो 50% तक का ये लॉस हो सकता है इतना। तो ये कैलकुलेशन करके 24.3, इसको वैसे ये न्यूमेरिकल से एक्स्ट्रा सॉल्व किया गया है, न्यूमेरिकल में सोल्यूशन नहीं है इसका, न्यूमेरिकल से एक्स्ट्रा सॉल्व है ये पूरा। ठीक है, बस इतना बताने के लिए कि ये जो जब नंबर ऑफ वायर्स हों, अगर सीधे सिंपल ये एप्लीकेशन इसको यूज़ किया जाए, 1/2 ऑफ द करस्पॉन्डिंग लॉस ऑफ प्री टेंशनिंग के कंपैरिजन में ये लॉस 50% तक हो सकते हैं लॉस ऑफ स्ट्रेस, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। ठीक है, अप्लाइंग द प्रिंसिपल एव प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसको अप्लाई करके ये निकाला 24.3। ये मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, मैक्सिमम लॉसेस इतने ही हो सकते हैं। ये चीज़ ये एक्स्ट्रा में सोल्यूशन किया गया। नेक्स्ट इज
लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सक्सेसिव टेंशनिंग ऑफ द कर्व्ड केबल्स। कर्व्ड केबल्स के टेंशनिंग पे क्या आएगा, कैसे होगा, ये सोल्यूशन में जो है इसको मैं अगले न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा। अभी इसमें बस सिंपल कुछ थ्योरी की बताई गई है, वही चीज़ फॉलो होगी। एक साथ खींचा गया तो कुछ नहीं होगा, अलग अलग खींचा जाएगा तो फिर जो है आएगा स्ट्रेस। पर इसमें एक चीज़ और आपको देखने वाली है, जो एवरेज लॉस होगा, एवरेज जो निकालेंगे, एवरेज 3 का रेशियो नहीं करेंगे, एवरेज क्या करते हैं, एफ लोअर वैल्यू प्लस 2/3 ऑफ एफ हायर वैल्यू माइनस एफ लोअर वैल्यू। ठीक है, एफ हायर माइनस एफ लोअर वैल्यू, इससे इसको निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसमें तो जो इसका प्रेशर पॉइंट बनेगा, या फिर कह सकते हैं थ्रस्ट लाइन बनेगी। एक थ्रस्ट लाइन ऐसी है, देखो ऐसी बनेगी। इसको मैं समझा दे रहा हूँ इसी वक्त में, जिससे बाद में आप कंफ्यूज ना हो। ऐसी थ्रस्ट लाइन बनेगी इसकी, ये। ठीक है, तो ये जो लोअर वैल्यू है यहाँ पे, इसको मान लिया F1, और ये जो हायर वैल्यू है ये है F2। लोअर वैल्यू F1 और हायर वैल्यू F2, F1 और F2, इस तरह का ये जो है वैल्यू आएगी। जब भी इसमें कैलकुलेट करेंगे, एक मिड में कुछ अलग वैल्यू आएगी, एंड्स पे कुछ अलग वैल्यू आएगी। तो इसको हम कंप्लीट करके इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा, इस तरह से। ये यहाँ पे लोअर वैल्यू रहेगी, इस तरह से बनेगा। ओके, अब इस वैल्यू से क्या है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, मैं आधे पे समझा देता हूँ। एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, इसको अगर ऐसे खींचो सीधा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो ये F1 वैल्यू तो यहाँ भी होगी, F1 वैल्यू यहाँ भी होगी। दिक्कत किस में है, दिक्कत सिर्फ ये कर्ड वाले पोर्शन में है। तो कर्ड वाले पोर्शन का निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ड वाले पोर्शन का ये जो हाइट है, इसकी टोटल हाइट है, टोटल हाइट का 2/3, टोटल जो कर्व हाइट है, कर्व हाइट जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको बिटाता हूँ फिर से, कर्व हाइट जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो एवरेज निकलता है इस कर्वेचर का, क्योंकि पैराबोलिक है, इसका जो ये हाइट है ये वाली, इसका 2/3 होता है एवरेज। तो अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर सिर्फ कर्व्ड होता, सिर्फ ये कर्व्ड होता, तो कर्व्ड के लिए क्या करते, 2/3 कर देते। मगर अभी क्या है, नीचे F1 भी है, इसलिए क्या करते हैं, अब ये कर्व्ड पोर्शन का हाइट निकलेगी कैसे, कर्व्ड पोर्शन का हाइट कैसे निकलेगी, कैसे, यहाँ F1 है और यहाँ पे F2 है। तो जब F1 माइनस F2 करोगे तब तो ये वैल्यू निकलेगी यहाँ से यहाँ तक। जब F2 माइनस F1 करोगे तो इस कर्व्ड पोर्शन वाले की हाइट अलग से निकल आएगी, इसकी इतने की कर्व्ड पोर्शन, इसीलिए। और फिर उसके बाद नीचे से ये हाइट, ये मान लो कोई एवरेज वैल्यू ऐसे आ जाएगी, एवरेज वैल्यू इतना, और नीचे से ये वाली फिर जोड़नी पड़ेगी ना इसमें, इसलिए ये होता है F1 यानी लोअर वैल्यू प्लस 2/3 ऑफ हाइट ऑफ पैराबोला। हाइट ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं, F2 माइनस F1 करके। ठीक है, ये एवरेज निकल आता है इससे। ये एक चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा अलग है वो यही एक पॉइंट है, यही एक चीज़ है जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे कर्व्ड केबल में। बाकी स्ट्रेट केबल होगी तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, स्ट्रेट केबल में कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका क्या है, जो प्रेशर लाइन होगी वो पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक प्रेशर लाइन का एवरेज जो निकालेंगे वो एवरेज इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका न्यूमेरिकल मैं आगे लगाऊंगा अभी अगले लेक्चर में।